नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एक्सेलेंट करियर एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग जीके और जीएस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे। दोस्तों, ये इस सीरीज़ का ये सेट नंबर 3 है। इसके पहले 2 वीडियो चैनल पर अपलोड हो चुका है। यदि आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो कृपया ज़रूर देखिए, उसमें भी सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को मिलेंगे। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें जीके और जीएस का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बिना किसी देरी के वीडियो को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं आज का हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या होने वाला है। तो दोस्तों देखिए, हमारा पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, अब देखिए आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। क्या कहता है, भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को कहाँ से लिया गया है। दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है, तो इसे आप अच्छे ढंग से तैयार कर लेंगे। देखिए, कहता है कि भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को कहाँ से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आयरलैंड। ठीक है, नीति निर्देशक सिद्धांत को आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान में जो अपनाया गया है नीति निर्देशक सिद्धांत, ये आयरलैंड से लिया गया है। तो दोस्तों ये इसका राइट आंसर हो जाएगा आयरलैंड। ठीक है, अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को और देखेंगे। देखिए दोस्तों, नीति निर्देशक तत्व जो है वो हमारे संविधान के भाग 4 में रखा हुआ है। कहाँ पर रखा हुआ है, भाग 4 में रखा हुआ है। ठीक है, ये भाग 4 में रखा हुआ है और अनुच्छेद कहाँ से, अनुच्छेद 36 से 51 तक है ना। अनुच्छेद 36 से 51 तक जो भी अनुच्छेद है उसमें नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आप इतना याद रखेंगे। दोस्तों यहाँ पर आपको एक बात बता दूं कि आयरलैंड जो है ये भी जो है वो स्पेन, ठीक है, स्पेन जो देश है यहाँ से ये नीति निर्देशक तत्व जो है वो अपने संविधान में शामिल किया था। ठीक है, यानी कि स्पेन से लिया ये आयरलैंड और आयरलैंड से हम लोग इसे अपनाए हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आप इतना जानकारी रख सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है। देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, 2 क्रमागत शीर्षों के बीच की क्षैतिज दूरी क्या कहलाती है। 2 क्रमागत शीर्षों के बीच की क्षैतिज दूरी क्या कहलाती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा तरंग दैर्ध्य। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है, तरंग दैर्ध्य। दोस्तों यहाँ पर देखिए, अगर कोई वेव चलता है, ठीक है, मान लीजिए देखिए ये वेव है, ठीक है, ये जो है वो वेव है। अब देखिए यहाँ पर इसको हम लोग बोलते हैं शिखर। ठीक है, ये सब क्या है, शिखर है। ठीक है, ये सब शिखर है और इसको बोलते हैं हम लोग गर्त बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 2 शीर्ष, ठीक है, ये सब शीर्ष है ना। तो 2 लगातार शीर्षों के बीच की जो दूरी होती है या लगातार जो गर्तों के बीच की दूरी होती है उसे हम लोग तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 क्रमागत शीर्षों के बीच की क्षैतिज दूरी को क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। ठीक है, ये भी तरंग दैर्ध्य है और ये भी तरंग दैर्ध्य है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो होगा यहाँ शीर्ष दिया हुआ, तो इसके अनुसार ऑप्शन जो है वो हम लोग शीर्ष के अनुसार देंगे। तो हमारा तरंग दैर्ध्य कौन सा हो जाएगा, 2 लगातार शीर्षों के बीच की दूरी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या होता है। ठीक है, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, घूम मठ कहाँ स्थित है। घूम मठ, ठीक है, देखिए घूम मठ कहाँ स्थित है। तो दोस्तों घूम मठ जो है वो दार्जिलिंग में स्थित है। ये इसका राइट आंसर क्या होगा, दार्जिलिंग। घूम मठ जो है वो दार्जिलिंग में स्थित है। और दोस्तों दार्जिलिंग जो है वो यहाँ का चाय विश्व प्रसिद्ध है। दार्जिलिंग की चाय जो है विश्व प्रसिद्ध है। दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत में चाय के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि दार्जिलिंग जो है वो पश्चिम बंगाल में पड़ता है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग पड़ता है। तो आप इतना बात को याद रख सकते हैं। और एक क्वेश्चन को जो मैंने अभी कमेंट बॉक्स में आपको आंसर लिखने के लिए बोला है वो ज़रूर लिखें कि चाय के मामले में कौन सा देश जो है वो नंबर 1 पर आता है। चाय के मामले में जो है वो कौन सा राज्य जो है, चाय के मामले में कौन सा राज्य जो है, भारत का कौन सा राज्य जो है वो नंबर 1 में आता है, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन मच्छर का प्रकार नहीं है। तो दोस्तों
यहाँ पर जो भी ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें आपको ये छांटना है कि कौन मच्छर का प्रकार नहीं है। तो देखिए एडीज मच्छर, ठीक है, एडीज जो है मच्छर का प्रकार है और हम लोग जानते हैं एडीज मच्छर जो अगर काट लेगा तो ये डेंगू होने का चांस हो जाता है, ठीक है, एडीज मच्छर काटने से डेंगू हो जाता है। तो ये आप समझ सकते हैं। एनोफ्लीज मच्छर, ठीक है, ये मलेरिया, ठीक है, मलेरिया जो है एनोफ्लीज मच्छर काटने से होता है, मादा एनोफ्लीज मच्छर काटने से मलेरिया होता है, ठीक है। क्यूलेक्स भी एक मच्छर है, ठीक है, क्यूलेक्स भी जो है वो एक मच्छर का प्रजाति है। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो इसका राइट आंसर जो होगा कि मच्छर कौन जो है वो मच्छर का प्रकार नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा लिमुलस। लिमुलस जो है वो मच्छर का ये प्रकार नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों, कहता है चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की सहायता से मगध में किसकी शक्ति को उखाड़ फेंका और 322 ईसा पूर्व, है ना, 322 ईसा पूर्व में एक शानदार मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की सहायता से, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की सहायता से मगध में किसकी शक्ति को उखाड़ फेंका और 322 ईसा पूर्व में एक शानदार मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। आपका क्वेश्चन ये है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नंद, ठीक है। नंद वंश का जो शासन था इसको उखाड़ फेंका कौन, चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है, किसकी सहायता से, कौटिल्य की सहायता से। तो आप इसे याद रखेंगे, ठीक है, नंद वंश, ठीक है। और नंद वंश में कौन जो शासक था, यानी नंद वंश का जो शासक था जिसके साथ चंद्रगुप्त मौर्य की लड़ाई हुई उसका नाम था धनानंद, ठीक है। तो आप ये याद रखेंगे, ठीक है, धनानंद को हरा करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। तो इतना बात को आपको याद रखना है। दोस्तों आप यहाँ देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य जो है, ठीक है, ये कौटिल्य की सहायता से ये काम किया, ठीक है। तो कौटिल्य जो है यहाँ पर आप देखेंगे कौटिल्य को ही चाणक्य कहा जाता है, ठीक है। कौटिल्य का ही दूसरा नाम चाणक्य है, कौटिल्य का ही दूसरा नाम विष्णुगुप्त है। तो आप इसे याद रखेंगे, कौटिल्य को ही चाणक्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। तो इतना बात जो है आप इस क्वेश्चन से याद रख सकते हैं। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 होगा, ठीक है। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है दोस्तों, कहता है निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा गुंबज है। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन जो है वो भारत का सबसे बड़ा गुंबज है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा गोल गुंबज, ठीक है। गोल गुंबज जो है भारत का सबसे बड़ा गुंबज है, इसे याद रखेंगे। और ये गोल गुंबज जो है दोस्तों ये कहाँ पर है, ये कर्नाटक के बीजापुर में है, ठीक है। कहाँ पर है, कर्नाटक के बीजापुर में। और यह एक जो है वो मकबरा है, और किसका मकबरा है, मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है, ठीक है। गोल गुंबज जो है वो क्या है, मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है, आप इसे याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है काला सागर किस महासागर में स्थित है। काला सागर किस महासागर में स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर है अटलांटिक महासागर। काला सागर अटलांटिक महासागर में स्थित है, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पर आप एक क्वेश्चन और याद रखेंगे कि अगर आपको पूछा जाए कि दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन है, दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन है, तो आप ये बताएंगे प्रशांत महासागर, ठीक है। प्रशांत महासागर जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है, ठीक है। तो आप इसे याद रखेंगे। और दोस्तों एक आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है मेरियाना गर्त, ठीक है, मेरियाना गर्त जो है वो किस महासागर में है। तो आपको ये जवाब देना है कि प्रशांत महासागर में ही मेरियाना गर्त है, जो दुनिया का सबसे गहरा पॉइंट है, ठीक है। यानी कि इस संसार में सबसे गहरा बिंदु अगर कोई है तो मेरियाना गर्त है, जो कि प्रशांत महासागर में है, ठीक है। तो आप इसे याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं हमारा अगला क्वेश्चन पर, ठीक है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है। विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, 19 नवंबर, ठीक है। 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आप लोग अच्छे ढंग से याद कर लेंगे, ठीक है। चलिए देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है मधुमक्खी के कितने आँख होती है, ठीक है। मधुमक्खी के कितने आँख होते हैं, ये आपका क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 5।
मधुमक्खी के 5 आँख होते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैं जितना भी क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूँ तो ये सभी क्वेश्चन जो है वो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है, और ये ऐसे ही क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये सभी जो प्रश्न है इसका आंसर आपको बहुत ही अच्छे ढंग से याद होना चाहिए। तो आप इसे बार बार रिवाइज करेंगे तो आपको निश्चित ही ये सब याद हो जाएगा और आप एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है वर्तमान में भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं। तो दोस्तों वर्तमान में भारत के संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारा राइट आंसर है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे दोस्तों, मूल रूप से यानी मूल संविधान में जो है वो अनुसूची की संख्या 8 थी। ठीक है, कितनी अनुसूची की संख्या 8 थी। ठीक है, 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन 4 अनुसूची और बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो जिसके कारण अब टोटल कितना हो गया, 12 अनुसूची। टोटल कितना, 12 अनुसूची हो गया। तो आप इसे याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए अब आपको यहाँ पर मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ कि अभी वर्तमान में, ठीक है, वर्तमान समय में संविधान में कुल कितने भाग हैं, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसे कमेंट बॉक्स में बताइए कि अभी वर्तमान समय में हमारे संविधान में कुल कितने भाग हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, संविधान सभा के प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे। संविधान सभा के प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, 7। संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे, तो इसका राइट आंसर होगा 7। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आप और याद रखेंगे कि संविधान सभा का जो प्रारूप समिति था उसका अध्यक्ष कौन था। प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 14 से 18 समानता के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 14 से 18 समानता का अधिकार, 14 से 18 के बीच जो है ये समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया है, इसे आप याद रखेंगे। तो दोस्तों हम लोग का जो मौलिक अधिकार है, संविधान में जो हम लोग को मौलिक अधिकार मिला हुआ है वो अभी वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं, लेकिन शुरुआती दौर में हम लोग के पास मौलिक अधिकार के रूप में 7 थे, जिसमें संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। दोस्तों यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन में दे रहा हूँ कि संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन के तहत, कितना नंबर के संशोधन के तहत मौलिक अधिकार से हटा दिया गया, यानी कि मौलिक अधिकार को संपत्ति का अधिकार का दर्जा खत्म कर दिया गया। ये कौन से संशोधन के तहत हुआ, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर और कुछ देखते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि अनुच्छेद 19, ठीक है, अनुच्छेद 19 से 22 जो है, ठीक है, अनुच्छेद 19 से 22 जो है ये स्वतंत्रता का अधिकार है। क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार। यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे 25 से 28 जो है, ठीक है, ये है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। क्या, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और ये 23 से 24 जो है वो क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। ठीक है, और ये तो अभी देखें कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या है, समानता का अधिकार है। ठीक है, तो यहाँ पर इतना सारा जानकारी आपको रखना है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, कहता है हमारा क्वेश्चन नंबर कितना 13 है ना। क्वेश्चन नंबर 13 जो है ये कहता है जीवी मावलंकर भारत के संविधान सभा के किस समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, जीवी मावलंकर भारत के संविधान सभा के किस समिति के अध्यक्ष थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा कार्य समिति। जीवी मावलंकर, जिनका पूरा नाम गणेश वासुदेव मावलंकर, ठीक है, जीवी मावलंकर का पूर्ण नाम जो है वो गणेश वासुदेव मावलंकर भारत के संविधान सभा के किस समिति के अध्यक्ष थे। तो इसका राइट आंसर होगा कार्य समिति। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। दोस्तों जीवी मावलंकर के बारे में आपको एक बात और याद रखना है जो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है।
लोकसभा का पहला अध्यक्ष, ठीक है, लोकसभा का पहला अध्यक्ष जो है वो कौन बने थे? लोकसभा का पहला अध्यक्ष जो बने थे वो जीवी मावलंकर ही बने थे। तो आपको ये बात जो है बहुत ही अच्छे ढंग से मालूम होना चाहिए। चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सिकंदरा किसका अंतिम विश्राम स्थल था? ठीक है, सिकंदरा किसका अंतिम विश्राम स्थल था? तो इसका राइट आंसर होगा अकबर। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? अकबर। ठीक है, तो आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, अकबर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है? देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। कहता है देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहने वाला है? देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय सेना ने गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? 1961 ईस्वी। इसका राइट आंसर क्या है? 1961 ईस्वी। यानी 1961 ईस्वी में भारतीय सेना ने गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराया और या स्वतंत्र कराया। ठीक है, तो इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है पूर्वोत्तर घाटी की सीमांत समुद्री राष्ट्रीय स्मारक निम्नलिखित में से किसमें स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अटलांटिक महासागर। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? अटलांटिक महासागर। दोस्तों आपको इसमें एक चीज़ और याद रखना है कि अटलांटिक महासागर जो है वो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। ठीक है, पहला में तो आता है प्रशांत महासागर और दूसरे नंबर में आता है अटलांटिक महासागर। ठीक है, चलिए और अटलांटिक महासागर जो है वो 2 पार्ट में बटा हुआ है। आप लोग जानते हैं अटलांटिक महासागर जो है वो 2 पार्ट में बटा हुआ है। एक को बोलते हैं हम लोग उत्तरी अटलांटिक महासागर और एक को बोलते हैं दक्षिणी अटलांटिक महासागर। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसके आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या है। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17 कहता है जल का उपयोग करके दांतों की सड़न को सुरक्षित और प्रभावी ढंग से रोकने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के अधीन है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है फ्लोरीकरण। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? फ्लोरीकरण। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर याद रखेंगे। देखिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है भागीरथी। इसका राइट आंसर क्या है? भागीरथी। आप इसे याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि भागीरथी और अलकनंदा नदी, ठीक है, भागीरथी और अलकनंदा नदी जो है ये मिल करके गंगा नदी की निर्माण करती है। तो आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों आप यहाँ ये भी याद रखेंगे कि कोसी नदी जो है इसको बिहार का शोक कहा जाता है। अगर आपको पूछा जाए कि बिहार का शोक किसे कहा जाता है तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, और ये दामोदर नदी जो है, ये सब क्वेश्चन जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ये सब बहुत बार पूछे जाते हैं। दामोदर नदी जो है इसे हम लोग बंगाल का शोक कहते हैं। ठीक है, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है और कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। और इतना बात जो है आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। चलिए देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, क्वेश्चन नंबर 19 कहता है निम्न में से कौन मध्य और दक्षिण भारत के शुष्क क्षेत्रों की मुख्य खाद्य फसल है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ज्वार। इसका राइट आंसर क्या है? ज्वार। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। देखिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर 20 यानी क्वेश्चन नंबर 20 और ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो चलिए हम लोग इसको अच्छे ढंग से सॉल्व करते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत धौली गंगा नदी के पास स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों नंदा देवी। इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? नंदा देवी। ठीक है, आप इसे याद रख लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में हमने 20 क्वेश्चंस को डिस्कस किया और ये सभी क्वेश्चन जो है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इस प्रश्नों को यानी इन प्रश्न के जो भी आंसर हैं इसको आप अच्छे ढंग से आप अपने
दिमाग में बैठाइए और आप जो है कोई भी एग्ज़ाम देंगे तो ये सारे क्वेश्चन वहाँ आपको मिलेंगे और आप इसे ऐसे याद कीजिए कि आप एग्ज़ाम में इसको सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग ये जो भी डिस्कस किए हैं, तो अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।